Hello students, today we'll discuss some numericals on electrostatics. ठीक है, तो ये चलो स्टार्ट करते हैं. तो कुछ न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन पे, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे एक प्रोटॉन रख दिया, प्रोटॉन, तो ये जो है प्रोटॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कहाँ पे जाएगा? प्रोटॉन जो होता है, अगर ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन है मतलब प्लस ई है ना, प्लस ई है. चार्ज Q इक्वल टू एन ई, तो ये प्लस ई होगा. Q इक्वल टू एक ही प्रोटॉन है, मैंने बताया. तो ये प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है, मतलब यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना. तो इस हिसाब से ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल करेगा, मतलब ये इस डायरेक्शन पे मूव कर जाएगा जो फोर्स लगेगा, है ना. समझ रहे हो? और अगर मेरे पास यहाँ पे ये मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये इस डायरेक्शन पे अट्रैक्ट होगा. ठीक है, तो ये कुछ जो न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल मैं इसी के बेसिस पे करूंगा, इसलिए मैंने ये वाला चीज बताया. चलो देखते हैं. मान लो तुम्हारे पास ये एक एनसीईआरटी का ही सॉल्व एग्जांपल है, तो इसको मैं कर रहा हूँ. देखो, तुम्हारे पास एक ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है. तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस है और ये नेगेटिव चार्जेस है. क्लियर? तो देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तुमने इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रेस्ट में रख दिया. ये वाला डिस्टेंस d है, और ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना. पॉजिटिव टू नेगेटिव तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा, हमें पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइंस ऑफ फोर्स जाता है. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका मैग्नीट्यूड ई है. ठीक है, क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन तुमने यहाँ पे रख दिया. अब बताओ, ऐसा अगर सिचुएशन है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एक फोर्स लग जाएगा, इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो ये नीचे चला जाएगा. तो इनिशियली मैंने कहा कि ये रेस्ट में था, ऐसे रख दिया तुमने, तो इनिशियली ये रेस्ट में था, बट ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने चालू कर दिया तो ये नीचे चला गया, मतलब फाइनली उसने एक वेलोसिटी गेन किया होगा, है ना. मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है. अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो फिर एक्सेलरेशन तो होगा, है ना. मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर जाएगा. कहाँ पे? इस डायरेक्शन पे. क्यों? क्योंकि ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स से पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट कर देगा. क्लियर है? तो देखो, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके नीचे जाएगा तो कितना टाइम लगाएगा, मतलब टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रीच एट दैट पॉइंट. इस पॉइंट पे जाने से, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस तुम्हारे पास d है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास E है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो me है. ठीक है. तो मैंने कहा था कि एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है. अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो बहुत सारा वैल्यूज तुम्हें दिया हुआ होगा. ई का वैल्यू इतना है, डी का वैल्यू सारा कुछ, एमई का वैल्यू तो तुम्हें पता ही, वैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये नहीं पूछा कि कितना है तुम्हारे पास जो टाइम ऑफ, सिर्फ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रीच एट दैट पॉइंट. वहां पे और एक भी क्वेश्चन है, वहां पे ये भी पूछ रहा है कि अगर तुमने इसका पोलरिटी चेंज कर दिया, अगर तुमने, सुन लो क्वेश्चन, तुमने इसका पोलरिटी चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तब तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तब तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो वही होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाएगा, है ना. ऐसे जाएगा, तब ऐसे जाएगा. तब सुन लो, यहाँ पे वो कह रहा है कि एक प्रोटॉन रख दिया तुमने, प्लस ई वाला चार्ज रख दिया. ठीक है, प्लस ई वाला चार्ज रख दिया, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नीचे ही जाएगा, है ना. पहले वाला केस क्या था? फिर से पहले वाला केस क्या था? पहले वाला केस यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव था. ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे तुमने इलेक्ट्रॉन रख दिया तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर गया. कैसे एक्सेलरेशन आया वो मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले, है ना. और ये वाला डिस्टेंस तुम्हें डी बता दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम. ठीक है, अब इसी को तुमने रिवर्स कर दिया. कह रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, उसका स्ट्रेंथ तुम चेंज नहीं कर रहे हो. यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही है, बट यहाँ पे आप प्रोटॉन रख दिया तुमने, एक प्रोटॉन रख दिया. अब जब रिवर्स हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव है, ये नीचे जाएगा, अट्रैक्ट यहाँ पे होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये भी नीचे जाएगा.
मतलब प्रोटॉन को भी यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, है ना, समझ रहे हो। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या चेंज हो रहा है, प्रोटॉन का मास, मास ऑफ प्रोटॉन हम लिख देते, ठीक है, तो हमें पता है वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है वो तुम चेंज नहीं कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, पोलरिटी तुम चेंज कर रहे हो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो तुम चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, मतलब एनसीईआरटी में तुम्हें जो मिलेगा वो तो सॉल्व करके मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐसे कर रहा हूँ, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू द टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन, ठीक है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन शायद एनडब्ल्यूटी में आया था, मे बी, देख लेना। तो एनसीईआरटी में जो है वो सारा वैल्यूज दिया हुआ है, वहां से तुम वैल्यू पुट कर करके कर लोगे, बट मैं ये निकालूंगा कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रीच एट दैट पॉइंट एंड दैट इफ द केस इज दिस, मतलब ये वाला केस होगा, तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन टू रीच दैट पॉइंट। तो इन दोनों का रेशियो में निकालूंगा। क्लियर है, सिचुएशन तुम्हारे पास पूरा क्लियर है। आई होप कि तुम एनसीईआरटी किताब भी देख रहे हो, वहां पे विथ न्यूमेरिकल वैल्यूज तुम्हें मिलेगा, मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। चलो बात करते हैं। इसी को समझाने के लिए एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में ही कुछ लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ किया, और मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन होगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, प्रोटॉन होगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो पहले हम टीई निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन के लिए क्या डायग्राम था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने कहा कि ई है, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस जो है तुम्हारे पास ये ई है, वेक्टर दे रहा हूं, ये डिस्टेंस डी है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा। कैसे एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि पहले तुमने यहाँ पे रेस्ट में रख दिया, ये रेस्ट में था, और जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड चालू किया, मतलब जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड चालू किया तो क्या हुआ, ये एक्सेलरेट करके इसको एक वेलोसिटी मिल गई, ये यहाँ पे मूव तो कर जाएगा, है ना। तो देखो ये एक्सेलरेट किया, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो F इक्वल टू एम होगा, है ना। और इसका क्या फोर्स लग रहा है, इसको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है हमें पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो एफ इक्वल टू क्यू ई, यहाँ पे क्यू इक्वल टू एनी, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ई होगा, समझ रहे हो। तो ये ई होगा इक्वल टू एम ए। यहाँ से हम एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो ई बाई एम। अब तुम कहोगे सर एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मोशन हो रहा है ना, हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन ही अप्लाई करेंगे, करने के बाद हमारे पास टाइम निकलेगा, ठीक है। तो चलो ई बाई एम हो रहा है, तो एम यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, तो मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ए इक्वल टू ई बाई एम ई लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए ये मेरे पास डिस्टेंस है, मतलब यहां से लेके यहां तक जा रहा है वो। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं अगर ये लिखता हूं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे एस कितना है, डी है, यू कितना है, 0 है, इनिशियली तुमने इसको रेस्ट में रखा हुआ है ना। हाफ ए कितना है, ई बाई एम ई। इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूं, ये तुमने लिख लिया होगा, इसको थोड़ा सा रब कर दूं। ए का वैल्यू मुझे चाहिए हाफ ए ई बाई एम ई, है ना। और टी को मैं टी ई लिख रहा हूं, ठीक है, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से देखो ये तो 0 है, तो ट्वाइस डी एम ई, और ये ई नीचे आ जाएगा, है ना, ये स्क्वायर हुआ, और तुम्हारे पास टी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2d एम ई बाई ई, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू ई बाई एम, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इससे मैं थोड़ा बात भी करूंगा इसके ऊपर कुछ बात हम करेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं, ये सिंपल कैलकुलेशन है, तुम खुद से ही कर लोगे। तो टी सबस्क्रिप्ट में ई है, ये गलती मत करना, रूट ओवर 2d एम ई बाई ई। तो ये तुमने इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम निकाला। अब अगर तुम प्रोटॉन के लिए निकालोगे तो सिमिलरली यही सिचुएशन होगा, है ना। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास फिजिकल क्वांटिटी डी भी सेम है, ई भी सेम है। तो चेंजेस क्या होगा, चेंजेस यहाँ पे होगा, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन लिखोगे तुम, है ना। अगर ये क्वेश्चन एंट्रेंस से पूछा गया तो तुम तो बार बार नहीं करोगे, तो इसलिए मैं डायग्राम बस एक बार ड्रॉ कर देता हूँ प्रोटॉन के लिए, तुम्हें समझने में अगर आसानी होगी। तो ऐसा है, प्लस यहाँ पे सारा पॉजिटिव था और यहाँ पे सारा नेगेटिव था। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा था, है ना। और तुमने यहाँ पे एक प्लस ई वाला चार्ज रख दिया, ये वाला डिस्टेंस डी था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का
जो स्ट्रेंथ है वो ई है, ठीक है। तो सेम होगा, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन होगा, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन होगा। तो हम सिमिलरली ऐसे मैं लिख लूंगा, सिमिलरली टाइम फॉर प्रोटॉन इक्वल टू कितना होगा, रूट ओवर ट्वाइस डी एम पी बाई ई ई। समझ रहे हो ना, ये एग्जैक्टली सेम वे पे ही तो तुम करोगे, ठीक है। ये वाला डायग्राम है, ये भी नीचे ही जाएगा, क्यों, ये पॉजिटिव मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो इस हिसाब से देखो अब तुम्हारा आंसर हो जाएगा, देयरफॉर तुम्हारे पास टीई, तो इस देयरफॉर तुम्हारे पास टीई बाई टी क्या होगा, देखो यहाँ पे 2d बाई ई, तो 2d कॉमन फैक्टर होगा दोनों में, है ना। 2d बाई एम तो अंडर रूट ऑफ एम ई बाई एम पी होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। अब तुम कहोगे सर एम ई और एम पी का वैल्यू पता है, हाँ अगर तुम्हारे पास ऑप्शन में ये होता है तो तुम इसी को लिखोगे, है ना। और अगर तुम पुट करोगे वो सब, अगर ऑप्शन में ऐसा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, तब तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास अंडर रूट है और ऊपर में है 9.1 इंटू 10⁻31, 1.67 इंटू 10⁻27। तो वैसे हम मास ऑफ प्रोटॉन को ऐसे भी लिखते हैं टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। तो आई होप कि एंट्रेंस में तुम्हें ऐसे ही देगा, वो तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू देके ज्यादा वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मैंने कहा कि ऐसा कुछ क्वेश्चन शायद एंट्रेंस में आया, और एनसीईआरटी बुक में जो है वहां पे तुम्हें सारा वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो एक पॉइंट मुझे यहाँ पे बताना है कि एनसीईआरटी बुक से जब तुम ये सॉल्व एग्जाम्पल है, हाँ जब तुम करोगे तो वहां पे ये कह रहा है ऑथर कि देखो जब मैंने ऐसे रखा, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेके ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रोटॉन का भी सेम ही होगा। ऑथर ये कह रहा है कि देखो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन ऐसा है ना, और ये अगर यहाँ पे एक्सेलरेट कर गया इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये अगर यहाँ से एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट नीचे कर रहा है, ठीक है। तो क्या हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे ग्रेविटी इफेक्ट यहाँ पे लेना नहीं चाहिए था, ऑथर ये कहना चाह रहा था, ठीक है। इस प्रॉब्लम का मेन थीम ऑथर का इंटेंशन यही था कि जब तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो तुम कह रहे हो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, और ये नीचे एक्सेलरेट करेगा, तो ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो ग्रेविटी भी तो काम करेगा। तो क्या तुम यहाँ पे ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो क्या नेग्लेक्ट कर रहे हो, या फिर नेग्लेक्ट अगर कर नहीं रहे हो तो क्या बात है, मतलब ग्रेविटी का कुछ वैल्यू तुमने लिया नहीं, वैसे जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, तो जी इक्वल टू मैंने कहा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऑथर का इंटेंशन ये था, जब ये वाला प्रॉब्लम पे एनसीईआरटी से करोगे तो एक्सेलरेशन जो है ना यहाँ पे मैंने लिखा, तो इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ये वाला प्रॉब्लम के हिसाब से तो मेरा कंप्लीट हो गया रेशियो, बट यहाँ पे जो बताना चाहता था कि ग्रेविटी इफेक्ट क्या नहीं करोगे जब तुम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालोगे, समझ लो आपको। मैंने कहा कि एनसीईआरटी में सारा वैल्यू दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 लिखोगे, यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻31 लिखोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ स्ट्रेंथ दिया हुआ है ना। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो भी हो, जो भी वैल्यू यहाँ पे तुम लिखोगे, तुम यहीं से समझ जाओगे ये -31 है, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और 31 से -19 होगा। बट बहुत बड़ा एक 10 टू दी पावर बहुत बड़ा वाला एक पॉजिटिव टर्म यहाँ पे रहेगा, है ना। ये 31 से जब 19 तुम माइनस करोगे, ये वाला टर्म प्लस यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ जो भी होगा, इसको तुम मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद भी 10 टू दी पावर सम टर्म रहेगा जो कि बहुत बड़ा होगा। इनफैक्ट मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा 10 टू दी पावर 10 या फिर 10 टू दी पावर 12। अब तुम खुद से सोचो, तुमने एक एक्सेलरेशन निकाला जिसका वैल्यू है समथिंग इनटू 10 टू दी पावर 12, ठीक है। अब इसके साथ क्या तुम 9.8 ऐड करोगे, ये तो निग्लिजिबल है वैल्यू, है ना। तो ऑथर का इंटेंशन ये था कि जब हम ऐसे सिचुएशन में ये डील कर रहे थे, जब एनसीईआरटी में जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया हुआ है उसके बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने के बाद बताया कि देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो निकाला मैंने वो 10 टू दी पावर बहुत ह्यूज पावर आ रहा है ना, और उसके रेस्पेक्ट पे 9.8 बहुत छोटा होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो नेग्लेक्ट किया। क्लियर है, तो चलो आगे बात करते हैं। ऐसे ही और एक सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। ऐसी और एक सिचुएशन लेते हैं
मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसा सिचुएशन है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो y है और यहां से यहां तक डिस्टेंस x है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई है इसका स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल तुमने यहां से एंटर करवाया, क्यू एक चार्ज पार्टिकल, यहां पे मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको तुमने ऐसे यहां पे एक वेलोसिटी दे दिया, इनिशियल एक वेलोसिटी दे दिया u, तो तुमने इसको ऐसे एंटर करवाया ऐसे, ठीक है। उसका मास जो है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल m है, ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है यहां का, और तुमने इनिशियल एक वेलोसिटी दिया ऐसे हॉरिजॉन्टली, तुमने एक वेलोसिटी दिया ताकि ये ऐसे जा पाए, ऐसे जा पाए इसलिए तुमने दिया। अब देखो जब ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन में घुस जाएगा, ये वाला डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस y है, ठीक है। तो जब ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस जाएगा, मान लो ये वेलोसिटी लेके यहाँ पे आ गया, ये चार्ज यहाँ पे आ गया, तो इस चार्ज को यहीं से धक्का मिलना शुरू हो जाएगा, इसको जाना तो इस डायरेक्शन पे था, पर धक्का यहाँ पे मिला तो ये यहाँ पे हट गया, यहाँ पे फिर से धक्का मिला, यहाँ तक गया, यहाँ पे हट गया, है ना। तो मतलब इसका मैं पाथ के बारे में बात कर रहा हूँ पहले, मतलब हर एक स्टेज पे इसको धक्का मिलता रहेगा, मतलब ये चार्ज ऐसे अल्टीमेटली निकलेगा। क्लियर है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली तुमने हॉरिजॉन्टली तो भेजा, बट हर एक इंस्टेंट में इसको ऐसे धक्का मिलता रहेगा और ये पाथ ऐसे जाएगा, है ना। क्लियर, तो अब समझो, अब समझो बात। तो हर एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे, यहां पे भी देखो, यहां पे भी इसका वेलोसिटी का दो कंपोनेंट रहेगा, यहां पे भी इसका वेलोसिटी का दो कंपोनेंट रहेगा। ये चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल जो तुमने यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूं, यहाँ पे देखो ये चार्ज पार्टिकल Q जो है वो एक्सेलरेट कहां कर रहा है, क्या ये नीचे कहीं पे एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे नीचे एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसको फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फोर्स तो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो QE फोर्स जो है वो इसी डायरेक्शन में रहेगा, तो एक्सेलरेट भी ये वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहा है। क्लियर है, इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये इसी डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा। अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन इसका जहां पे हो रहा है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में है। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नीचे में कहीं पे एक्सेलरेट तो नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, तो इसको एक्सेलरेशन कहां मिल रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं मिल रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, dv a इक्वल टू dv by dt, तो डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इक्वल टू जीरो होता है, तो v कांस्टेंट, मतलब तुम ये कहना चाहते हो u जो इसके इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली दिया था वो हर एक इंस्टेंट में u ही रहेगा। क्लियर है, इनिशियली क्या तुमने वर्टिकल कोई वेलोसिटी दिया था, नहीं दिया था। मैंने कहा कि इनिशियली तुमने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया, तो यहाँ पे इनिशियल जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो तो जीरो है ना। तो चलो बात करते हैं। तो इसमें देखो हम इसका पाथ जो ऐसे गए हैं, इसका पाथ हमें वैसे पता चल रहा है कि ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन तो फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन कुछ निकाल दूंगा। तो अगर हम यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की मैं बात करें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, तो s इक्वल टू अगर मैं v2 लिखूं, s इक्वल टू ऐसे लिखूं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इतना, लेट अस कंसीडर t with the time taken by the particle to reach here, तो जब तक ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पे पहुंच गया होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तब तक वो वहां पे भी पहुंच गया होगा वर्टिकली, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन वाला प्रॉब्लम तुमने किया होगा, तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, है ना, तो समझ चुके होगे। तो s मतलब इतना डिस्टेंस, तो यहाँ पे x लिखूंगा, u मैंने कहा कि u इनिशियल वेलोसिटी है इसका, तो u है इनटू t, मैंने कहा t क्या है, t विद द टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू रीच दिस पॉइंट, मतलब मान लो a से b पॉइंट तक जो टाइम लग रहा है, ठीक है, एक ही साथ काम चल रहा है ना, वो जब तक इसका एक वाला कंपोनेंट यहाँ पे पहुंचेगा दूसरा वाला कंपोनेंट वहां पे पहुंच जाएगा, तो यहां से हम टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है, x डिवाइडेड बाय u, ये एक इक्वेशन हो गया मेरे पास।
हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम इसका पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। इसमें अगर मैं सेम चीज वर्टिकल एक्सिस में अप्लाई करूं, वर्टिकल एक्सिस में s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। तो एक्सलरेशन क्या वर्टिकल में है, तो यस है, तो कितना होगा, तो हमें पता है कि जो फोर्स होगा वो क्यू ई होगा, है ना। और ये एम ए, थोड़ी देर पहले ऐसे एक प्रॉब्लम किया था, एम ए होगा वो एक्सलरेट करेगा, और ये क्यू ई होगा, ई स्ट्रेंथ दिया हुआ है ना। तो यहां से तुम एक्सलरेशन निकाल दोगे क्यू ई बाई एम, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये वाला एस कहां पे, तो इतना डिस्टेंस है वाई वर्टिकल एक्सिस पे, यू नहीं है, इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं था, ये वाला मैं थोड़ा सा, है ना, चार्ज पार्टिकल क्यू प्लस हाफ ए यहां पे है क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, टी स्क्वायर तो वही टाइम है जब तक वो यहां से यहां तक पहुंचा, तब तक वो वाला टाइम भी इन्होंने उस टाइम में वो इतना डिस्टेंस ही कवर किया वर्टिकली, टी टाइम वही टाइम होगा ना, समझ रहे हो ना, जब हॉरिजॉन्टली इसने इतना डिस्टेंस कवर किया तो उसी टाइम में वर्टिकली वो वाला डिस्टेंस कवर किया। मैंने कहा ये पहले कि प्रोजेक्टाइल वाला प्रॉब्लम तुमने किया होगा। तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, क्लियर है। देखो इनिशियली तुमने एक वेलोसिटी दिया है, इनिशियली तुमने एक वेलोसिटी दिया है जो कि कांस्टेंट है, तो u कांस्टेंट होगा, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट ही होगा। मैंने कहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने अप्लाई किया तो वो तो कांस्टेंट ही है। चार्ज कोई स्पेसिफिक एक पॉजिटिव चार्ज होता होगा, मान लो यहाँ पे अल्फा वर्टिकल है तो वो अल्फा वर्टिकल का चार्ज कांस्टेंट होगा, या फिर प्रोटॉन है वो भी कांस्टेंट ही होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको छोड़ के ये सारे फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो मतलब तुम ये कहना चाहते हो, ये तुमने लिख लिया होगा तो मैं रख कर दूं, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि देखो जो y है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें पता चल ही गया है कि देखो एक तो बात है कि ये वाला एक्सप्रेशन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कुछ एक्सप्रेशन तुम्हारे एनसीईआरटी में लास्ट दो क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज मान लो 1.33 शायद ऐसा कुछ है, और 1.34 ऐसा ही है, ये वाला प्रॉब्लम ही है, और ये कहीं पे एंट्रेंस में पूछा गया है। तो ये तो इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। मैं कह रहा था कि मैं पाथ फॉलोड के ऊपर डिस्कस करूंगा, तो पाथ फॉलोइंग बाय द चार्ज पार्टिकल क्या होगा, क्या स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ये तो पैराबोलिक इक्वेशन हो गया, y इक्वल टू 4ax स्क्वायर, है ना। वैसे हमें दिखाई दे रहा है कि ये पैराबोला ही होगा। और इससे पहले भी मैं बार बार कह रहा था कि तुम लोग प्रोजेक्टाइल कर चुके हो, तो तुम्हें शायद अंदाजा हो गया था कि ये पैराबोला ही होगा। पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल ये पैराबोलिक होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म मतलब यहाँ से हमें ये पता चला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हम ऐसे, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी होगा तब भी ऐसे चला जाएगा, तो उसका पाथ याद रखना कि पैराबोलिक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे घुसा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे घुसा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे था और चार्ज पार्टिकल ऐसे अंदर जा रहा था, है ना, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर घुसा, ठीक है। तो चलो और बात करते हैं। ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, पिछले वाले प्रॉब्लम में सेम इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं। मान लो एक ये गॉस लॉ वाला प्रॉब्लम करूंगा मैं यहाँ पे। मान लो तुम्हारे पास एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस का नाम दे दो, मान लो पी क्यू आर। ये दो सरफेस तो सेम होगा और ये एक सरफेस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे तुमने अच्छा क्यू रख दिया ना मैंने यहाँ पे ना, यहाँ पे चार्ज एक क्यू है, ठीक है। इसके अंदर ये सिलिंड्रिकल बॉडी है और इसके अंदर एक क्यू चार्ज है, नाम ऐसे रख दूं ए बी सी, क्यू क्यू सेम हो जाएगा ना इसलिए चेंज कर दिया। तो कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो कर्व सरफेस है ना यहाँ पे, ये वाला सरफेस मतलब बी वाला सरफेस, बी वाला सरफेस से जो फ्लक्स जा रहा है उसको कह रहा है कि ये फ्लक्स फाई है,
ठीक है, बी वाला सरफेस से जो फ्लक्स जा रहा है इसको कह रहा है कि फाई है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा कि ए वाला जो सरफेस है इससे फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, चार्ज कहां पे है, चार्ज एकदम सेंटर पे, इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। ठीक है, अगर चार्ज इसके अंदर है, मैं ए बी सी को थोड़ा सा रब कर देता हूं। पहले तो मैंने क्वेश्चन बता दिया, आई होप कि तुम समझ चुके हो। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, उसके अंदर तुमने एक चार्ज रख दिया, क्यू एक चार्ज रख दिया। ठीक है, तो इसके अंदर तुमने क्यू चार्ज रख दिया, तो इससे फ्लक्स तो निकलेगा, चारों ओर निकलेगा, है ना, पूरा सरफेस से ही फ्लक्स निकलेगा। और ये पूरा अंदर है, क्लोज सरफेस है, तो पूरा जो फ्लक्स होगा वो तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। बट मेरे को तो पूरा सरफेस से पूछा ही नहीं, और मुझे एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया भी है इन्होंने, कह रहा है कि ये वाला जो सरफेस है, मान लो बी, ए और सी लिखा हुआ है, इस सरफेस में से जो फ्लक्स निकल रहा है उसको फाई उन्होंने बता दिया। कह रहा है कि इस सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा मैंने, ये तो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस है, पूरा सरफेस क्लोज्ड ही तो है ना, तो चार्ज अंदर है। तो एक चीज तो तुम्हें कॉमन सेंस से पता चल गया होगा, ये चार्ज जो है यहां से तो फ्लक्स जितना जा रहा है फाई मुझे दे दिया। अब देखो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस इक्वली है, मान लेता हूं कि इस वाला सरफेस से फाई वन फ्लक्स जा रहा है, तो इस वाले सरफेस से भी तो फाई वन फ्लक्स ही जाएगा, सेम ही तो होगा ना, ये तो सिलेंडर, ये वाला एरिया तो सेम होता है ना। तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स जो है, ये वाला फाई वन होगा तो ये वाला भी फाई वन होगा, और बीच वाला मुझे दे दिया, तो टोटल फ्लक्स जो है वो कंसिस्ट ऑफ थ्री फ्लक्सेस ना, फ्लक्स थ्रू ए, फ्लक्स थ्रू बी, फ्लक्स थ्रू सी, ये टोटल फ्लक्स है। और इसका वैल्यू कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ से, फ्रॉम गॉस लॉ, ये है टोटल फ्लक्स, ये वाला जो लिखा है ना। अब मैंने कहा कि फ्लक्स थ्रो जो ए है इसको मैंने फाई वन लिखा, इसका वैल्यू मुझे इन्होंने फाई दे ही दिया, तो ये वाला भी वैल्यू मैंने कहा कि फाई वन ही होगा। वो तुम समझते हो क्यों होगा, क्योंकि सेम एरिया है, फ्लक्स जितना लाइंस ऑफ फोर्स यहां से जाएगा उतना लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस से सिमिलर ही जाएगा, सेम होगा एग्जैक्टली। क्लियर है, क्वेश्चन में क्लियर है तुम्हें, इस सरफेस से फ्लक्स निकालना है, अब तो निकल जाएगा। अब तो सिंपल हो गया, इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे 2 फाई वन हो गया प्लस, अच्छा इसको हटा ही देता हूँ, इतना किया बार बार करना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस 5 हो गया। तो तुम्हें ये निकालने के लिए कहा मैंने, लेट अस कंसीडर फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए इज फाई वन, तो फाई वन निकालना है, तो फाई वन इक्वल टू हाफ इनटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, देख लो, है ना, सिंपल था। तो ऐसा भी ट्रिकी क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में। आई होप तुम समझ चुके हो। मेन चीज क्या था, मेन चीज तुम्हें गॉस लॉ अप्लाई करना, ठीक है। ये गॉस लॉ का ऐसा छोटा छोटा प्रॉब्लम आता रहता है, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास गॉस लॉ का और एक सिंपल सिचुएशन बताऊं, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा कॉनिकल जियोमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ पे तुमने एक चार्ज क्यू रख दिया, ठीक है, क्लियर है। तो कह रहा है कि ये जो पूरा कोन है, पूरा यहां से पूरा, इससे कितना फ्लक्स जाएगा, समझ रहे हो क्वेश्चन को, समझ रहे हो। कह रहा है कि एक कॉनिकल ऐसा सरफेस एरिया था, कोन था, और यहाँ पे तुमने चार्ज रख दिया, तो तुमसे पूछ रहा है कि यहाँ से इस पूरे जो कॉनिकल बॉडी तुमने कंसीडर किया कितना फ्लक्स जा रहा है। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम में क्या करोगे तुम्हें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस बनाने के लिए तुम्हारा जो चार्ज होगा उस चार्ज को पूरा अंदर में रखना पड़ेगा, क्लोज्ड होना होगा। ये चार्ज यहां से तो खुला हुआ है, तो तुम यहां से और एक ऐसे करके और एक कोन ऐसे बना लोगे, है ना, समझ रहे हो, क्लियर है। अब तुम समझ गए, अब टोटल फ्लक्स कितना हुआ, अब टोटल फ्लक्स कितना हुआ, 5 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो टोटल फ्लक्स मतलब इससे भी और इससे भी, पूरा से निकलेगा ना, पूरा से, पूरा इस सिस्टम से, अब चार्ज अंदर है तो पूरा सिस्टम से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट,
क्या तुम्हें पूरा सिस्टम का चाहिए? नहीं चाहिए ना। इसको अगर पूरा एक जियोमेट्रिकल फिगर मानते हो तो इसका आधा फिगर क्या था? आधा फिगर ही तो क्वेश्चन था। इसका जो आधा फिगर था वही तो क्वेश्चन था। तो तुम समझ चुके हो आंसर कितना होगा। ये वाला छोटा छोटा प्रॉब्लम है। तो तुम्हारे पास जो एक्चुअल जो फ्लक्स में निकालने के लिए कहा था, मान लो इसको मैं टोटल लिख देता हूँ और इसको मैं फाइव लिख रहा हूँ, तो ये क्यू बाई हाफ होगा। जो ये वाला वैल्यू है उसका आधा होगा। समझ रहे हो कैसे आधा हुआ? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तुम्हें गॉसियन सरफेस बना के नहीं दिया था, है ना। तुम्हारे पास ऐसा एक कोन था और यहाँ पे सेंटर पे तुमने चार्ज रख दिया। अब तुमसे कह रहा है कि इस कोन से फ्लक्स कितना जाएगा? तो फ्लक्स जाएगा, बट फ्लक्स यहाँ से भी जाएगा, इसलिए हमने ऐसे और एक कोन बना दिया। तो पूरा सिस्टम के लिए अब ये चार्ज अंदर हो गया, पूरा अंदर हो गया, तो तब तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो एक के लिए कितना? दो के लिए हो रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एक के लिए हो रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हाफ, आधा होगा। ठीक है। ऐसा ही एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो तुम्हें शायद एनसीईआरटी के किताब में भी मिल जाएगा कि मेरे पास एक स्क्वायर है ना। ऐसे ये थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल फिगर बना रहा हूं तो ऐसे लग रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, ये स्क्वायर है। ठीक है। और यहां से मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर इसका साइड भी तुम्हें दे दिया, मान लो 10 सेंटीमीटर इसका साइड है। और यहाँ पे तुमने एक चार्ज प्लस क्यू रख दिया। ठीक है। तो ये एक स्क्वायर है। ये क्या है? ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम होगा शायद 1.18, देख लेना मुझे एग्जैक्टली, हाँ यही होगा, देख लोगे वहां से मिल जाएगा। तो कह रहा है कि इस चार्ज की वजह से, समझ रहे हो, इस सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स जाएगा। तो अभी जो कोन वाला प्रॉब्लम किया ना, वही वाला प्रॉब्लम था। ये तो ओपन है, ये यहाँ पे अगर गॉस लॉ मुझे अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करूं? ये तो ओपन है, चार मतलब लाइंस ऑफ फोर्स तो यहीं से भी जाएगा, तो इसको तो क्लोज सरफेस बनाना होगा ना। तो इसी को मैं अगर क्यूब बना लेता हूं 10-10 सेंटीमीटर साइड्स का, ऐसे 10-10 सेंटीमीटर साइड्स का मैं क्यूब बना लेता हूं ऐसे। तो सिचुएशन को अब तुम समझोगे कि यहाँ पे कहीं पे ये वाला तुम्हारे पास था पहले, ठीक है, ये वाला था तुम्हारे पास, ये वाला था, सिर्फ ये वाला, मैं ऐसे कर देता हूँ, ये वाला सरफेस था, सिर्फ ये वाला सरफेस था। क्लियर है? ये तो मैंने बनाया, खुद से बनाया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इतना लेंथ कितना था? 10 सेंटीमीटर था, है ना। स्क्वायर है ना, ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो चार्ज तुम्हारे पास सेंटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक था। तो तुमने क्या किया? यहां से लेकर और 5 सेंटीमीटर तक और एक सरफेस बना लिया। यहां से लेके 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक सरफेस बनाया, यहां से लेकर 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे और एक सरफेस बनाया। टोटल 10 सेंटीमीटर, टोटल 10 सेंटीमीटर, सारा 10 सेंटीमीटर हो गया। तुम्हारे पास एक क्यूब ही होगा, जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक क्यूब ही होगा। आई होप कि तुम समझ रहे हो कि गॉसियन सरफेस को मैंने कैसे ड्रॉ किया। समझ रहे हो ना। इस चार्ज को तुम्हें बंद करना है, एकदम लेमन लैंग्वेज में समझो, इस चार्ज को तुम्हें बंद करना है। तो नीचे से बंद है, ऊपर से भी तुम बंद करोगे। इस साइड से खुला है तो इस साइड से भी तुम बंद करोगे, इस साइड में खुला है तो इस साइड में भी तुम बंद करोगे। मैंने कहा कि लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, इसीलिए मैंने ऐसे कुछ फिगर बना के तुम्हें बताया कि बंद कर रहे हो। एक्चुअली बंद तो तुम्हें ऐसे फिगर बना के करना होगा, है ना। ये वाला फिगर क्या होगा? एक क्यूब ही होगा। अब तुम्हारे पास जो चार्ज है वो पूरा सेंटर में आ गया। देखो ये वाला फिगर अगर तुम समझ चुके हो ना तो प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर इसी वाले फिगर में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे बनाया सर ने, कैसे बनाया, तो इसके लिए मैंने पहले अभी तो किया, कोन वाला एक प्रॉब्लम भी तो किया है ना। आई होप कि तुम समझ जाओगे। तो देखो टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब 1 2 3 4 5 6 सर्फेसेस से तुम्हारे पास फ्लक्स हुआ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। पूरा सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है ना, पूरा क्यूब के 6 सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है। मुझे 6 के 6 सरफेस से नहीं पूछा, मुझे सिर्फ एक सरफेस से पूछा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्लियर है? चलो, तो इसका आंसर कितना होगा? 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलो हम एक ऐसे प्रॉब्लम करते हैं डाइपोल के ऊपर। मान लो मेरे पास एक ऐसा चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके ए डिस्टेंस तक मान लो इतना डिस्टेंस, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और यहाँ से लेके ए डिस्टेंस तक, ये भी डिस्टेंस ए है, यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और ओरिजिन पे तुमने क्या किया, माइनस ट्वाइस क्यू चार्ज रख दिया, क्लियर। तो तुम्हारे पास चार्ज का जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चार्ज के जैसे पोजीशन है वो मैंने बता दिया। ओरिजिन पे तुम्हारे पास -2 चार्ज है, यहाँ पे तुम्हारे पास ए डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज है, वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज है। तुमसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो चीजों को समझो कि क्या डाइपोल फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए मुझे। अगर डाइपोल मुझे फॉर्म करवाना है तो मेरे पास अगर एक प्लस क्यू चार्ज है तो उसके साथ एक नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस क्यू, कैसे पता चलेगा। तो देखो एक चीज बताऊं मैं, यहाँ पे जो चार्ज है तुम्हारे पास, यहाँ पे ओरिजिन पे देखो, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमने सीखा था कि मान लो ये एक सिस्टम है, यहाँ पे मेरे पास +2q -3q +5q ऐसा चार्जेस है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कहता है कि सारे को ऐड कर दो, जो होगा आंसर वो फाइनल चार्ज होगा। तो ऐड करो 7, तो 4q इसका फाइनल आंसर होगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो मैंने ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि यहाँ पे एक्चुअली क्या था, यहाँ पे एक्चुअली -q और -q दो चार्जेस अलग अलग थे, और इसको तुमने ऐड किया ओरिजिन पे, वही चार्ज -2q होगा। इसको मैं ऐसे मान सकता हूं ना, क्लियर है। -2 को मैं ऐसे मान सकता हूं कि दो अलग अलग -q चार्ज है जिसको तुमने एडिट प्रॉपर्टी, मतलब ये एकदम लेम एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तुम्हें समझ, अगर तुम्हें ठीक तरीके से समझ में आया इसलिए बताया मैंने। तो इसको मैं ऐसे मान सकता हूं, तो इसको अगर मैं ऐसे मानूं, तुम समझ चुके हो अब क्या होगा। अगर यहाँ पे एक -q चार्ज है तो यहां से लेके एक डाइपोल मोमेंट -q टू +q इसका डायरेक्शन होगा, और यहाँ पे -q टू +q इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। चार्ज यहाँ पे -q है, यहाँ पे +q है, यहाँ पे -q है, यहाँ पे +q, ये p होगा तो ये भी p ही होगा। ये दोनों वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब तुम समझ चुके हो कि क्या होगा, ये रिजल्टेंट ऐसा होगा पी आर वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस cos थीटा। तो a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो भी p स्क्वायर है, और प्लस में यहाँ पे 0 लिख दूं, cos 90 डिग्री, ठीक है। ये एंट्रेंस वाला क्वेश्चन है, इतना तो इलैबोरेशन तुम्हें नहीं चाहिए, फिर भी जो पॉइंट तुम्हें समझना है वो मैंने बताया यहाँ पे इस चीज की तरह, ठीक है, इस चीज से हेल्प लेके। तो तुम समझ चुके हो कितना आंसर होगा, √2p स्क्वायर, तो p √2। तो p के टर्म में क्वेश्चन नहीं पूछा, q के टर्म में पूछा, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूंगा, p कितना होगा, q इंटू a और साथ में √2। तो ये तुम्हारे पास आ गया आंसर, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। आई होप कि तुम समझ चुके हो। ये क्वेश्चन क्रिटिकल इसलिए था कि यहाँ पे -2q चार्ज दिया हुआ था, तो तुम्हें मतलब जानना है कि -2 का मतलब -q, और -q के हिसाब से हम इसको पकड़ सकते हैं, बाकी प्रॉब्लम इजी है। चलो एक एक्सप्रेशन करते हैं, ऐसा नहीं कि एंट्रेंस में सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं, एक्सप्रेशन टाइप भी आते हैं। एक पोटेंशियल वाला प्रॉब्लम करते हैं। एक तुम्हारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक रॉड है जिसका टोटल चार्ज q है, ठीक है, और इसका लेंथ है l, क्लियर। यहां से लेके एक पॉइंट है तुम्हारे पास o, और ये इस एंड से l डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये वाला जो रॉड है यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल चार्ज इसका है q, l इसका लेंथ है, क्लियर है। तो तुमसे पूछा गया कि इस सिस्टम के लिए इस पॉइंट पे व्हाट इज द पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल अगर तुम्हें पता लगाना है, पोटेंशियल के अगर पॉइंट चार्ज के लिए किसी भी कोई भी एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे हो और
पॉइंट यहाँ पे हो, चार्ज यहाँ पे है, सोर्स चार्ज, पॉइंट यहाँ पे है तुम्हारे पास डिस्टेंस r पे, तो पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q/r, है ना। तो पॉइंट चार्ज के लिए वो कह रहा हूं मैं, यहाँ पे तो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है Q, और पूरा लेंथ के लिए तुम्हें निकालना है। तो ये तो ऐसा नहीं है, बट हम इसका हेल्प ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे मैंने अलग से स्ट्रिप ले लिया, ये मैंने एक स्ट्रिप ले लिया dx, और लेट अस कंसीडर कि ये x डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो सिर्फ इतना जो लेंथ, मतलब इतना जो चार्ज एलिमेंट होगा इस dx लेंथ पे, तो इस dx लेंथ पे जो dq चार्ज होगा वो कितना होगा, लैम्डा dx होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने करवाए पिछले वीडियोस में भी, ठीक है। तो इसके लिए जो इस एलिमेंट के लिए जो पोटेंशियल वो डी स्मॉल वी होगा, स्मॉल होगा, इसके लिए हमें तो पूरा के लिए निकालना है। तो वो क्या होगा, एक्सप्रेशन तो वही होगा 1/4πε0 Q, Q मतलब लैम्डा dx बाई r मतलब यहाँ पे x, बस। अगर तुम ये लिख पाए तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व है, अगर तुम ये समझते हो कैसे निकालना है। हम एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, बाद में तुम समझ गए हो क्या करना है, बाद में इंटीग्रेशन करना है, कहां से, यहां से लेके यहां तक। यहां से मतलब कितना, लेंथ 0 से है क्या, नहीं 0 से नहीं है, यहां से यहां तक डिस्टेंस l है, तो l से लेके यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्वाइस l, l से लेके ट्वाइस l तक तुम इंटीग्रेशन करोगे तो फाइनल आंसर तुम्हें मिल ही जाएगा। समझ गए हो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो अब तो हो गया। तो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv0 टू v करो, तो इंटीग्रेशन कितना है 1/4πε0 लैम्डा dx बाई x, लेंथ मतलब डिस्टेंस कहां से है, इस सिस्टम के लिए निकालना है, मतलब यहां से लेके यहां तक पॉइंट का डिस्टेंस देखो l है, पॉइंट का डिस्टेंस देखो ट्वाइस l है, तो l से लेके ट्वाइस l तक, ठीक है। तो चलो फिगर तुम ड्रॉ कर लो, मैं अभी रब कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो 1 लैम्डा कांस्टेंट होगा 4πε0, और l ये ट्वाइस l है, ये dx बाई x, 1/x dx मतलब log ऑफ x होगा। अगर तुम्हारे मैथ्स है तो तुम्हें पता होगा इंटीग्रेशन, तो ये log ऑफ x टू दी बेस e, और ये l, ये ट्वाइस l, तो x के जगह पे ट्वाइस l लिखोगे, माइनस l लिखोगे, मतलब log ऑफ a माइनस log ऑफ b, मतलब log ऑफ a बाई b होगा, है ना। तो लैम्डा बाई 4πε0 log ऑफ ट्वाइस l बाई l टू दी बेस e, l कट जाएगा, है ना। तो फाइनली होगा तुम्हारे पास लैम्डा बाई 4πε0, इसको ln भी लिख सकते हो तुम, log ऑफ e है ना, तो ln लिख दो, ln टू लैम्डा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, है ना। वो तो dq के लिए dx हुआ, टोटल के लिए टोटल लेंथ होगा, है ना। ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, q छोटा हो गया तो l भी छोटा हो गया, dq हो गया ना, यहाँ पे l भी dx हो गया, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो तुम्हारे पास लैम्डा बाई 4π, सॉरी लैम्डा नहीं लिखना है मुझे, q बाई l लिखना है, तो q बाई l, और ये ln मतलब log ऑफ 2 टू दी बेस e, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है, ऐसा मत सोचना कि ये वाला शॉर्टकट ट्रिक से आ जाएगा, ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक के चक्कर में करोगे ना, तो जब एग्जाम दोगे, एग्जैक्टली जब एग्जाम तुम दोगे, जब तुम्हें 45 क्वेश्चंस करना होगा या फिर 25 जेडब्ल्यू में करना होगा, तब तुम्हें उस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वाला क्वेश्चन कितना शॉर्टकट ट्रिक से किया जा सकता है। जेडब्ल्यू में हार्डली तुम बहुत ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर पाओगे, और एनडब्ल्यूटी में शायद तुम बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, बट कितना याद होगा, और तुम बायोलॉजी भी करोगे, केमिस्ट्री भी करोगे, एक स्टेज ऐसा आता है ना कि तुम भूल जाओगे, तुम फिर इलाबोरेटली करते चले जाओगे। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस तुम्हें करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस तुम करोगे तो कर पाओगे ऑब्वियसली, बट ये सब प्रॉब्लम है, ऐसे इंटीग्रेशन करके ही करना होगा, कोई शॉर्टकट रूल नहीं है। हाँ, तुम अगर कहोगे मैं सीख लूंगा, ऐसा नहीं होता, कि ये तो सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं ना, तो तुम हर एक सिचुएशन का फाइनल आंसर नहीं सीख सकते, तब तो तुम्हें एंट्रेंस देना ही नहीं चाहिए।
तो चलो, आई होप कि आज जितना न्यूमेरिकल्स मैंने करवाया तुम समझ गए हो, और तुम देख रहे हो कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी घुस रहा हूँ, तो यहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम करवाऊंगा आगे भी मैं, कैपेसिटर वाला भी है, तो करते हैं और भी प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।